नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की आज के शो में। दरअसल सरकार को इस साल रबी सीजन में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। सरकार मान रही है कि रबी सीजन में 1745 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जिसमें गेहूं, दलहन और खाने के तेल अहम है। लेकिन जब फसलें कटने को तैयार हैं, ऐसे में जिस तरीके से मौसम अपना रुख बदल रहा है, कहीं मार्च में ही पारा 40 डिग्री के पार निकल गया तो कहीं पर बेमौसम बारिश हो रही है। पहले ला नीना आने की बात हो रही है और अब अल नीनो की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान की जंग ने इंपोर्ट को महंगा कर रखा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर जा पहुंचा है। और इन सब के बीच में क्या सरकार का अनुमान सही है या फिर अनुमान और असलियत में फर्क है? क्या है सूरत हाल, बताने के लिए आज हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं और साथ ही जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो व्हीट से शुरुआत कर लेते हैं। अजय जी, जो आंकड़े सरकार ने खाद्यान्न के अभी शेयर किए हैं, उसमें अगर हम प्रिसाइसली व्हीट के आंकड़े देखें तो सरकार मान के चल रही है कि 2% ज्यादा प्रोडक्शन रह सकता है पिछले साल के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके की ओवरऑल प्रोडक्शन रह सकती है, कंसीडरिंग जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमने एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, लेकिन मार्च में ही काफी गर्मी हमने कई राज्यों में देखी, पारा काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा। पिछले कुछ दिनों से मौसम की चाल एकाएक बदली है। आशंका जताई जा रही है कि जो हार्वेस्टिंग है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है इस बेमौसम बारिश का। कैसे देख रहे हैं आप पूरी स्थिति को फिलहाल? देखिए, सरकार जो है इस साल 117 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान लगा रही है, जो पिछले साल 112-13 मिलियन मीट्रिक टन था। तो करीबन 4 मिलियन मीट्रिक टन सरकार जो है पिछले साल के एवज में ज्यादा जो है प्रोडक्शन का अनुमान लगा रही है। और वो संभव भी है क्योंकि जो है थोड़ी अर्ली सोइंग रही थी, मौसम सो फार वाज गुड और थोड़ी सी हल्की एकरेज भी बढ़ी है। सरकार का एमएसपी भी इस साल जो घोषित किया है वो बहुत अच्छा है। तो किसान जो है गेहूं काफी लोगों ने बोया है, तो इसलिए जो है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। अब यहाँ से आगे जाकर जो एकदम अचानक जो है अगर गर्मी बढ़ जाती है और अगर ये परसिस्ट रहता है और अगर ये शावर्स कंटिन्यू रहती है विद हायर विंड्स, तो जरूर जो है कुछ कॉज ऑफ कंसर्न बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली रह सकता है। पर उम्मीद है कि ये स्पोरेडिक है और ये जो है लॉन्गर लास्टिंग नहीं रहेगा और ये एक वन टाइम जो शावर्स गिर रहे हैं, दिस विल नॉट परसिस्ट। ओके, इनफैक्ट आगे भी इसी पर आपकी राय लेंगे, लेकिन मैं क्विक कमेंट बाकी पर भी ले लेती हूँ। बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स की, एडिबल ऑयल पैक की। और नीरव, इनफैक्ट वॉर से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कुछ सेलेक्ट ऑयल सीड्स पर, उसको समझेंगे। लेकिन पहले मैं एक ओवरऑल क्रक्स आपसे समझना चाहूँ तो किस तरीके के आंकड़े मस्टर्ड प्रोडक्शन के दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी चर्चा हमारी तमाम एक्सपर्ट से हुई, उनका कहना यही है कि जो ग्राउंड नट है या फिर जो मस्टर्ड का प्रोडक्शन है पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशनिंग दिखाई दे रही है। सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन हालांकि थोड़ा सा कम रह सकता है। किस तरीके के ओवरऑल आंकड़े आप देख रहे हैं? तो देखिए, अबाउट मस्टर्ड का क्रॉप लास्ट ईयर से 10% अप जरूर है। एज पर जीजीएन एस्टिमेट 98 लाख टन का लास्ट ईयर का क्रॉप था, वो एक 108 लाख टन का क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एकरेज भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट मेजरली यूपी में बढ़ा है। बट यील्ड भी अच्छी रही है और मस्टर्ड थोड़ा अर्ली हार्वेस्ट हो जाता है वीट से, तो अबाउट अच्छा हार्वेस्ट ऑनगोइंग है। ओनली एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान, हरियाणा, वहां हार्वेस्ट में भी एंड ऑफ दिस मंथ होगा, तो उसका थोड़ा अगर ये हीट का इम्पैक्ट आया तो आया। बट फिर भी मस्टर्ड क्रॉप अच्छा है। ग्राउंडनट क्रॉप भी अभी जो समर्स का है वो बेटर है। बट इसके सामने ये है कि आज हम जो डोमेस्टिक ऑयल की सप्लाई है वो हमें अबाउट 45% और 50% ऑफ आवर सप्लाई चेन ही हमें हेल्प करती है। तो हमारा बहुत बड़ा डिपेंडेंस इंपोर्ट पे है। और आज ये वॉर सिचुएशन हुई है, इससे बहुत मेजर फैक्टर हुआ है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल नहीं आता है, बट सबसे पहला इम्पैक्ट आया है क्रूड ऑयल इतना रैली कर गया तो फ्रेट पे। जो साउथ अमेरिकन कार्गो आता था उसका $80 फ्रेट था, वो अभी $125 का फ्रेट हो गया है। उसी तरीके से जो आज मलेशिया इंडोनेशिया से कार्गो आता था उसका $30 का फ्रेट था, वो अबाउट $45 का फ्रेट हो गया है। इसी के साथ सारे शिपर्स आर ट्राइंग टू गेट बेटर फ्रेट इन दिस रैलिंग मार्केट, तो शिपमेंट डिले हो रहे हैं। थर्ड थिंग, इसमें डॉलर इंपैक्ट भी बहुत बड़ा आ गया है। बिफोर वॉर वी वर अराउंड 88-89,
और आज ऑल टाइम लो रुपी ने टच किया है 93.30 का। तो इससे भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन रही है, इंपोर्टर को भी कॉस्ट बढ़ रही है। इसी के साथ जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जो इंडोनेशिया जिसने एकदम लॉक स्टॉक एंड बैरल छोड़ दिया था B50 के प्रोग्राम को, वो ब्लेंडिंग के B50 के प्रोग्राम के ऊपर वापस से डिस्कस करने लग गई, क्योंकि हम समझ रहे हैं $66-75 का जो ब्रेंट क्रूड था, अगर वो 105 टू 115 है, मैं कहता हूं इवन $100 के आसपास भी सस्टेन्ड अगर रहा, तो बहुत सारी जगह बायोडीजल प्रोग्राम वापस किक इन करेंगे, स्पेशली वॉलंटरली बायोडीजल प्रोग्राम। तो इसके कारण थोड़ा बायोडीजल में भी एडिबल ऑयल का कंजम्पशन जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही में अगर हम सोयाबीन की बात करेंगे, तो सोयाबीन में नाफेड की सेलिंग एक्टिव है, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर बना है पिछले 2 दिनों में। बट अदरवाइज सोयाबीन की अराइवल बहुत कम हो गई है और खरीफ में सोयाबीन का प्रोडक्शन कम रहा है। सो इसलिए एवरी पासिंग मंथ हमारा सोयाबीन का स्टॉक जो है, वो आप समझिए कि 2-2.5 लाख टन से रिड्यूस होता जाएगा। जो करंटली स्टॉक हमारा अबाउट आप समझिए कि 13-14 लाख टन का है, वो बाय द एंड ऑफ जून करीब करीब 6-7 लाख टन ही रह जाएगा। ओवरऑल हम सप्लाई चेन वाइज थोड़े डिसरप्ट हो गए हैं, तो एक कॉशियस वो रहना चाहिए। सिर्फ पाम का हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, पाम अवेलेबल है, दो प्राइजेस हैव गॉन अप ड्रास्टिकली। प्री वॉर जो पाम ऑयल का प्राइजेस था, वो आप समझिए कि $11.20 to $40 था, वो आज $12.40 से $12.70 के बीच में वेरी कर रहा है। बट स्टिल पाम ऑयल इज अवेलेबल एंड एट अ शॉर्ट नोटिस इट कैन कम टू इंडिया। ओके ओके, आगे प्राइसिंग का ट्रेंड भी समझेंगे, लेकिन बात अब क्विकली पल्सेस पर करते हैं और विवेक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा विवेक जी, ओवरऑल कैसे आंकड़े आप देख रहे हैं पल्सेस के, क्योंकि ओवरऑल तो रबी सीजन के आंकड़े सरकार के अनुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राम का प्रोडक्शन, लेंटिल का आउटपुट तो बेहतर एक्सपेक्टेड है, बट उड़द का आउटपुट है या फिर ग्रीन ग्राम का आउटपुट है वो थोड़ा सा कम रहने की संभावना जताई जा रही है। प्लस रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान वॉर को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है सरकार जो पल्सेस का इंपोर्ट, जो ड्यूटी फ्री पल्सेस का इंपोर्ट कर रही है, उसको 31 मार्च के बियॉन्ड भी एक्सपैंड करे। आपको क्या लग रही है स्थिति, क्या व्यू है? नमस्कार दीपा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो फिगर्स हैं पल्सेस प्रोडक्शन के, वो काफी अच्छे हैं। और पहले काफी अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो सरकार के फिगर हैं और जो प्राइवेट प्लेयर के फिगर है उसमें काफी डिफरेंस है, बट वैसा नहीं है। प्रोडक्शन के फिगर काफी अच्छे हैं और हमने लगातार इंपोर्ट किया है और उसके कारण जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। तो मुझे अभी हाल फिलहाल में ये तो नहीं लगता कि बाजार में कोई तेजी आएगी। रही बात इंपोर्ट पॉलिसी की, तो निश्चित रूप से जो इंपोर्ट पॉलिसी सरकार कंटिन्यू कर रही है और 31 मार्च में जो डेडलाइन आ रही है, सरकार इसी इंपोर्ट पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर के लिए तो निश्चित रूप से बढ़ाएगी। जो देखने लायक बात रहेगी कि येलो पीस पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सरकार उस पर क्या कॉल लेती है। सरकार 30% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इसको अलाउ करती है जो करंट पॉलिसी है, या इस पे कुछ ड्यूटी बढ़ाती है, या फिर इसको एज इट इज रखती है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सरकार येलो पीस के इंपोर्ट को कंप्लीटली रोकना चाहेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पल्सेस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। अब रही बात ये जो वॉर है और जो मानसून के कारण जो चीजें बिगड़ी हैं, तो अभी हाल फिलहाल में इसका इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है और पल्सेस प्राइस मोर और लेस रेंज बाउंड ही है। पर अगर ये वॉर नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने और खिंचती है, तब इस पे समस्या आ सकती है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, फ्रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी वो $10 या $15 पर टन के आसपास बढ़ रहे हैं, जो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। पर अगर ये इसके बियॉन्ड बढ़ा तो डेफिनेटली पल्सेस इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। पर जो अच्छी बात ये है कि प्रोडक्शन के फिगर इतने अच्छे हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे पल्सेस पे कोई होता नहीं दिख रहा है। लेंटिल्स के प्राइस थोड़े अप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमएसपी है सरकार की वो 70 है और बाजार 60 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सरकार अभी लेंटिल्स खरीदना स्टार्ट कर रही है और उसके सपोर्ट से थोड़े प्राइजेस बढ़ रहे हैं। रदर देन ऑल पल्सेस प्राइजेस इतनी चीजों के बावजूद बहुत स्टेबल हैं और बिल्कुल रेंज बाउंड है। ओके वेल, चलिए इसी नोट पर एक क्विकली ब्रेक ले लेते हैं और जब लौटेंगे तो प्राइसिंग कैसी रह सकती है इन सभी कमोडिटीज की, और ईरान यूएस वॉर के लाइकली इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा डिटेल में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एग्री कमोडिटीज की और किस तरीके के ओवरऑल उत्पादन के आंकड़े रह सकते हैं, प्राइसिंग का ट्रेंड कैसा रह सकता है, खासतौर से व्हीट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, इस पर कर रहे हैं बातचीत। और हमारे साथ है व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और साथ ही जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर रवि विवेक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के उस पार। अच्छा, व्हीट की बात करें तो हालांकि अजय जी आपने कहा कि वेदर का कोई खास इम्पैक्ट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ घंटों की रिपोर्ट्स पढ़ें तो स्पेशली पंजाब जैसे रीजन, पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में आशंका जताई जा रही है कि फसलों को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरीके का ऑरेंज अलर्ट वहां जारी किया गया है, महाराष्ट्र रीजन में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट की लाइकलीहुड जताई जा रही है। आपके हिसाब से अगर इस मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा या फिर जिस तरीके के आईएमडी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, कितना इम्पैक्ट रह सकता है ओवरऑल फसलों पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पर कुछ असर देखने को मिल सकता है क्या? फिर देखिए, ये वेदर अगर परसिस्ट करता है तो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। बाकी जो है ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन इन द पास्ट ऑल्सो कई बार जो है एक झोंका बारिश का फॉर 2-3 डेज कुछ इलाकों में, और कई बार जो है 2-3 दिन 4 दिन हीट जो है वो एक्सीड नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड कर जाती है। और जैसे मैंने कहा कि ये वेदर सबसाइड करना चाहिए, परसिस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर परसिस्ट करता है तो डेफिनेटली बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अगर बारिशें जारी रही और हवाएं भी रही तो क्रॉप की थोड़ी लॉजिंग की जो है चिंता शुरू हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर्स जो है कंसिस्टेंटली डे टेम्परेचर्स काफी हाई रहे तो फिर यील्ड पे भी उसका जो है थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन वी आर वेल प्लेस्ड, ऐसे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये केवल 1-3% जो एक चांस रहता है ऑफ क्रॉप डैमेज और यील्ड, उतना ही रहेगा। कुछ सिवियर इम्पैक्ट आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है क्रॉप पे। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, डोमेस्टिक प्राइसिंग, डोमेस्टिक मार्केट्स में इस साल पिछले साल की वजह से काफी डिसइंटरेस्ट है लोगों को स्टॉक करने में। सरकार की जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है इस साल 2585 रुपया जो प्रति क्विंटल है, उससे करीबन 300 रुपए नीचे अभी मंडियां बिक रही हैं। हालांकि सरकार की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, उसमें और अभी 10-12 दिन की देरी है। लेकिन एक प्राइवेट ट्रेड जो है वो इस साल काफी डिसइंटरेस्टेड है परचेज करने में। और ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एमपी, राजस्थान, गुजरात, इवन यूपी में मच बिलो एमएसपी जो है गेहूं बिकता रहेगा। अगर सरकार किसान तक नहीं पहुंच पाती है और प्रोसेस जो है उनका मजबूत नहीं रहता है जैसे कि आज हरियाणा और पंजाब में है, तो हो सकता है जो है ओपन मार्केट में करीबन 200 से 300 रुपए लेस देन प्रोक्योरमेंट प्राइस गेहूं बिकता रहे प्राइवेट ट्रेड में। ओके ओके, फेयर इनफ। अच्छा नीरव, अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो आपने यूएस ईरान वॉर का इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है वो समझाया, लेकिन हमने स्पेशली सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यहाँ पर इम्पैक्ट देखा था, प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था। तो दो चीजें समझना चाहेंगे कि पहली चीज तो ये कि यहाँ से प्राइसिंग का ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल को लेकर, और जो भी इम्पोर्ट ट्रेंड्स है वहां पर सप्लाई वाइज कुछ इम्पैक्ट किस तरीके का फिलहाल दिखाई दे रहा है? ऑलरेडी जो मैंने आपको बोला 1140 के आसपास सीपीओ था, वो आज ऑलरेडी 1240 से 60 के आसपास में सीपीओ प्राइजेस हैं। सोया ऑयल जो करीब $1220 या $1200 के करीब था, वो आज $1280 to $1300 है। तो ऑलरेडी मार्केट में $80 to $100 की रैली इसमें आ चुकी है। उसी से विपरीत सनफ्लावर ऑयल पहले भी $1420, $1415 था और वो अभी $1430 में ब्लैक सी ओरिजिन का ट्रेड हुआ है। जो 1375-80 का आजी ओरिजिन का कार्गो था, वो अबाउट 1400, 7.5, 1410 ट्रेड हुआ है। तो अगर हम ब्लैक सी कार्गो देखेंगे तो फ्रेट सब जगह, जैसे मैंने आपको बोला कि अबाउट $50 to $55 बढ़े हैं, बट सनफ्लावर ऑयल ने वो फ्रेट कॉम्प्रोमाइज किया है, मतलब एफओबी में सनफ्लावर ऑयल घटा है। तो वो एक थोड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस है कि अक्यूमुलेशन थोड़ा रशिया में ऑयल का हुआ है, साथ ही में ऑनगोइंग हार्वेस्ट प्रेशर है अर्जेंटीना में सन ऑयल का। बट पाम और सोया में दोनों में ही अबाउट $80 to $100 रैली कर चुका है।
अब जाके वॉर के कारण इसमें बहुत बड़ा रैली आए ऐसा नहीं लगता है, बट सामने सिचुएशन ऐसा हो गया है पर्टिकुलरली सन और सोया में कि इंडिया का स्टॉक ऑलरेडी लो था, और अब जो मैंने आपको बताया कि फ्रेट फैक्टर से और सप्लाई चेन डिसरप्शन से थोड़ा सा अराइवल पैटर्न स्लो रहने से अभी हाल फिलहाल आने वाले महीने 2 महीने में इसका एंड स्टॉक थोड़ा सा टाइट भी रहेगा और स्पॉट मार्केट थोड़ा सपोर्टिव ट्रेंड पे ही चलता रहेगा। उसी के सामने पाम का इंपोर्ट अच्छा रहा है और वी आर वेल स्टॉक्ड ऑन पाम, और आने वाले मंथ में भी पाम का इंपोर्ट मुझे लगता है कि इसी तरीके से बरकरार रहेगा। करीब करीब 8 लाख टन का इंपोर्ट मार्च मंथ में है, और मैं नहीं मानता हूं कि अप्रैल में भी कुछ 7 लाख टन या 6.5 लाख टन से नीचे जाएगा। सो पाम का स्टॉक मेंटेन रहेगा और वो सिचुएशन रहेगी। उसी के सामने अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो नियरली अराइवल प्रेशर से एंड फरवरी में करीब करीब बिफोर वॉर मस्टर्ड नियरली एमएसपी पे टच हो गया था 6200 के, बट वॉर सिचुएशन आने से 6200 वाला मस्टर्ड और इवन 1340 1350 वाला कच्ची घानी प्राइसेस जो है वो रैली कर गया। अभी 6800 से 7000 रुपीज मस्टर्ड बिक रहा है, और उसी के सामने कच्ची घानी जो है 1435 40 रुपीज के आसपास बिक रहा है। सामने ही सोया रिफाइंड का पोजीशन 1465 75 के आसपास है। तो कच्ची घानी ने अपने आप को एक थोड़ा सा सोया रिफाइंड से 20 रुपए नीचे भी रखा हुआ है। सो आई थिंक अराइवल्स भी अच्छा है और क्रशिंग भी अच्छा रहेगा, और अच्छा मस्टर्ड ऑयल भी सिस्टम में सप्लाई बना के रखेगा। स्पेशली अगर सोया रिफाइंड से अगर वो सस्ता रहता है तो ब्लेंडिंग भी नहीं होगी अनएथिकल, और साथ में मस्टर्ड ऑयल का भी अपना एक अच्छा फ्लो रहेगा। सो एक ये सिचुएशन बनी हुई है जहां सोया और सन का स्टॉक थोड़ा सा टाइट होने से मार्केट बॉयंट रहेगा। उसी के सामने पाम और सरसों हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा प्राइसेस। ओके, फेयर एनफ। तो यानी नीरव मान के ये चलें कि एटलीस्ट प्राइसेस अंडर कंट्रोल ही यहाँ से रहेंगे, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और जिस तरीके की डोमेस्टिक प्रोडक्शन दिखाई दे रही है चीजें कंफर्टेबल हैं अवेलेबिलिटी वाइज भी, राइट? सो प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ये मेरा कहने का मतलब है, सोया और सन में, इवन पाम में फॉर दैट मैटर। तो वो बढ़ चुकी है, अब इस प्राइस लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं लग रही। ओके। अच्छा विवेक जी, अगर हम तूर और उड़द की खास तौर से बात करें तो किस तरीके के इंपोर्ट्स फिलहाल देखने को मिले हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा समर्स में हमने यहाँ पर पल्सेस की उतनी देखी नहीं थी, डोमेस्टिक मार्केट की स्पेशली बात करें। दूसरी तरफ अब सरकार के लिए 2-3 चीजें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो इन्फ्लेशन को भी अंडर चेक रखना है, डोमेस्टिक सप्लाईज भी इंपैक्टेड ना हो इस ईरान यूएस वॉर के मद्देनजर। क्या लगता है आपको, कदम उठाने चाहिए या उठा सकती है सरकार? देखिए, इंपोर्ट तो अगर पिजन पीस या तुअर का आप देखेंगे तो काफी अच्छी मात्रा पे इंपोर्ट हुआ है, और सप्लाई साइड बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता नहीं कि तुअर में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी, और इंपोर्ट हमने काफी अच्छी मात्रा में किया। ऑलमोस्ट 12-13 लाख टन के आसपास हमने कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, और आने वाले समय पे भी हम लोग 1 मिलियन टन के आसपास अफ्रीका से तुअर इंपोर्ट करेंगे। तो जो बाजार में थोड़ी बहुत तेजी आई थी, जो एक मार्केट मान रहा था कि थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन वो उतना शॉर्ट नहीं था। तो आप देखेंगे कि बीच में प्राइसेस बढ़े थे, फिर वापस वो करेक्ट होके अपने आसपास ही आ गए। तो तुअर पे एक अच्छी पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। सरकार के जो आंकड़े हैं वो 3.5 मिलियन टन के आंकड़े हैं। हम इंपोर्ट ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन टन के आसपास करते हैं, फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी है। तो कहीं पे भी उस बाजार पे आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। एक शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, लेकिन वो कंट्रोल्ड रहेगी। 31 मार्च के बाद मुझे लगता है सरकार जो भी इंपोर्ट की पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, इंपोर्ट फ्री इंपोर्ट चालू रहेगा। एमओयूज जो है म्यांमार गवर्नमेंट के साथ वो भी कंटिन्यू रहेंगे, और ब्राजील के साथ जो ब्लैक मापे जो उड़द है जिसको हमने पिछले साल एक्सटेंड किया था, वो मुझे लगता है 1 साल के लिए सरकार फिर एक्सटेंड करेगी। तो आपको ओरिजिन से सप्लाई साइड काफी अच्छी बनी रहेगी। थोड़ा बहुत उड़द में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, पर वो भी बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको हमारे पास म्यांमार भी है, और सरकार ने ब्राजील को भी एक अच्छा डेवलप किया है। तो सप्लाई साइड हर जगह से काफी अच्छी है, प्रोडक्शन फिगर अच्छे हैं। पर हाँ, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, जो वॉर की सिचुएशन है, इससे जो प्राइसेस बढ़ेंगे उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, और मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आपको रेंज बाउंड रहेगा, और थोड़ा बहुत 2-5% की तेजी आ सकती है, वो भी अगर वार बहुत लंबा कंटिन्यू करता है तो। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जो फिगर्स आए हैं, प्रोडक्शन के फिगर आए हुए हैं, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हैं, और जो इंपोर्ट हमने बड़ी मात्रा में किया है, उन सबको अगर आप ओवरऑल मिला के देखेंगे तो एक सप्लाई साइड अच्छा है,
और हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं और इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल पे रहेगा। ओके, चलिए, तो पॉइंट टेकन, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा। फिलहाल जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, फिर चाहे वो पल्सेस हो, व्हीट हो या फिर एडिबल ऑयल क्यों ना हो, पोजीशन कंफर्टेबल है। मस्टर्ड की पोजीशनिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है, पर सो फार सिचुएशन कंफर्टेबल है अगर व्हीट के पर्सपेक्टिव से देखें। और पल्सेस की तो बात अभी विवेक जी ने की ही। वेल, थैंक यू आप तीनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति है, प्राइसिंग कैसी रह सकती है, अवेलेबिलिटी, सप्लाईज, हर पर्सपेक्टिव से आप सभी ने राय दी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।